अस्सलामुअलैकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब का लिखिए एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 50। रात को खाना खाने के बाद वो कमरे में आ चुका था। मनाम इस वक्त ड्रेसिंग रूम में अपना सामान सेट कर रही थी जबकि वो बेड पर बैठा फ़ोन को घूर रहा था। उसके जहन में क्या चल रहा था कोई कुछ नहीं जानता था, ना ही उसके चेहरे के तासुरात से कुछ अखज़ किया जा सकता था। आज ही उसे रामीन बेगम का फ़ोन आया था जिन्होंने उसे आहत के बारे में बताया था, जिसके बारे में सुनकर वो परेशान हुआ था। मगर उसे यूसुफ साहब से कोई अहम फ़ाइल डिस्कस करके उस पर काम करना था जिसकी वजह से वो उससे मिलने नहीं जा सका था। फ़ोन किया तो उसने फ़ोन भी नहीं उठाया, जिस पर उसने यही सोचा था कि वो कल यूनिवर्सिटी में आहत से आमने सामने बात करेगा। मनाम अपना सामान सेट करके कपड़े बदल कर बाथरूम से बाहर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर नाइट लोशन लगाने लगी। फिर बाल सुलझाकर वो बेड की तरफ आई। आज तो वो बेड पर सोने की जुर्रत नहीं करने वाली थी कि सुबह का वाक़या वो भूली नहीं थी। वहाँ से तकिया उठाया और सिटिंग एरिया की तरफ जाने लगी जब उसकी कलाई मिल्हान के हाथ में आई, जिस पर उसने चौंक कर मिल्हान को देखा जो उसे अपने सामने बैठने का इशारा कर रहा था। वो चुपचाप सी वहाँ बैठ गई लेकिन उससे काफ़ी फासले पर। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? मिल्हान ने उसे चुप देख कर पूछा। इतना आसान है? मनाम ने सवाल के बदले सवाल किया। सपाट सा अंदाज था उसका। जानता हूँ आसान नहीं है मगर कोशिश तो कर सकती हो। मैं गलत था और मैं मानता हूँ, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मिल्हान ने संजीदगी से कहा। अगर आप अपने कानों से सब कुछ नहीं सुनते तो पहले की तरह आप भी मेरा यकीन ना करते और माफ़ी जो अब मांग रहे हैं इसका सवाल ही पैदा ना होता। हाँ मगर मुझे ताने ज़रूर देते आप। मनाम तल्ख़ से अंदाज में ना चाहते हुए भी उससे शिकवा कर गई थी, जिस पर वो शर्मिंदगी से गहरा सांस भर गया। जो हो गया उसे भूलकर माफ़ कर दो। मिल्हान ने एक बार फिर माफ़ी मांगी। ठीक है, माफ़ किया। मनाम ने कुछ पल उसे चुपचाप देखते रहने के बाद माफ़ कर दिया कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो अपनी अना को मारकर अगर माफ़ी मांग रहा था तो उसे भी दिल बड़ा करके माफ़ कर देना चाहिए था, तभी उसने उसे माफ़ कर दिया था। और वैसे भी अब उनका रिश्ता बदल गया था जिसमें कभी कभी झुक जाना पड़ता है। अभी मुझे और भी बात करनी है। वो उठने लगी तो मिल्हान ने फिर से उसे रोका, जिस पर वो वापस बैठती सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। ये शादी जिन हालात में हुई तुम अच्छी तरह जानती हो। इस शादी के लिए ना मैं राज़ी था ना तुम। हम दोनों के लिए ये मजबूरी का सौदा है। मिल्हान ने तमीज़ बांधी, जिस पर वो लब भींच कर सर झुका गई। ना तुम्हें मैं शौहर के रूप में कबूल हूँ, ना ही तुम मुझे बीवी के रूप में। समझौते भरी ज़िंदगी गुजारने का मैं कायल नहीं हूँ, ना ही तुम्हें मजबूर करना चाहता हूँ। मिल्हान ने फिर रुक कर उसका चेहरे के तासुरात जांचना चाहे मगर वो कुछ भी अखज़ ना कर पाया। हम ये रिश्ता नहीं चाहते मगर हमारे घर वाले चाहते हैं। मैं और तुम दोनों ही ना सिर्फ छोटे हैं बल्कि अपने घर वालों पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमें ये रिश्ता तब तक चलाना है जब तक हम दोनों ही अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो एक दूसरे से आज़ादी ले लेंगे, जिसके बाद हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में जिससे चाहें उससे शादी करने के लिए आज़ाद होंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मिल्हान ने सारी बात बताकर आखिर में इस्तफसार किया तो वह सर उठाकर उसे देखती हुई सर हिला गई। वह सच ही तो कह रहा था कि यह रिश्ता दोनों के लिए अनचाहा था। वही पागल थी जो राबिया बेगम की बात मानकर इस रिश्ते को निभाने का सोच रही थी। वह मिल्हान पर मुसल्लत नहीं होना चाहती थी कि उसे भी अपनी पसंद की लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ था। इसलिए उसकी बात सुनते ही मनाम ने फ़ैसला किया था कि वो उसकी बात मानेगी और एक वक्त आने पर जब वो कहेगा उससे अलग हो जाएगी। यही हम दोनों के लिए बेहतर है। हम मॉम डैड को बाकी सबको यही शो करवाएंगे कि हम बहुत खुश हैं एक साथ, जिससे वो मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन हकीकत बस हमें मालूम होगी। मिल्हान ने कहा तो वो फिर से खामोशी से सर हिला गई। पहले हम दुश्मन थे लेकिन अब हम तब तक दोस्त बन सकते हैं, वो भी अच्छे वाले। मिल्हान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो सादगी से मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में थमा गई। अब तुम सो जाओ, मिल्हान ने उसका हाथ छोड़कर कहा तो वो तकिया लेकर सोफे के जाने पड़ी। मनाम, मिल्हान ने बेसाख्ता उसे पुकारा। सोफे पर तुम गैर आरामदेह रहोगी तो तुम बेड पर आ जाओ, अब से रात वाली हरकत नहीं होगी, पक्का? मिल्हान ने अपनी शहरक को छूकर कहा तो वो फीका सा मुस्कुराई। मैं कुछ देर में आती हूँ। इतना कहकर वो अपना फ़ोन उठाकर बालकोनी की तरफ बढ़ गई तो मिल्हान भी कंधे उचकाकर फ़ोन इस्तेमाल करने लगा। बालकोनी में आते ही वो झूले पर बैठकर बेआवाज़ रोती चली गई। उसे लगा था शायद मिल्हान ही उसकी मंजिल है, मगर मिल्हान को ये रिश्ता कबूल नहीं था।
उसने तो इस रिश्ते को कबूल करने का सोच लिया था, लेकिन मिल्हान ऐसा नहीं चाहता था। उसने इस रिश्ते को निभाने का सोचा था, इसलिए नहीं कि वो मिल्हान को चाहने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर वो माशरे में जलील नहीं होना चाहती थी। पहले बेवा का टाइटल उस पर लगा था और अब कुछ सालों बाद तलाक याफ्ता का टाइटल भी मिल जाता और वो एक बार फिर लोगों की तल्ख बातों का सामना करती। मगर वो मिल्हान के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती थी, तभी उसकी बात मानने की हामी भर चुकी थी। उसने कांपते हाथों से अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन की, जिसे वो डीएक्टिवेट कर चुकी थी। उसने एंजल का चैट बॉक्स खोला तो सामने ही जलती सब्ज बत्ती देखकर उसके आंसुओं की रवानी में इजाफा हुआ। वह नहीं जानती थी कि जब से उसने आईडी डीएक्टिवेट की थी, तब से उसका एंजल ऑनलाइन ही रहता था, इस डर से कि कहीं उसकी अनमोल ऑनलाइन आकर उसे मैसेज करे और वह ऑफलाइन ना हो। तभी वो हम वक्त ऑनलाइन रहता था, ताकि उसकी अनमोल जब भी ऑनलाइन आए वो उसे मैसर हो। आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं एंजल? उसने कपकपाते हाथों से अपने एंजल को मैसेज किया था। लाखों कहती कि उसे एंजल के रूप में अलमीर से मोहब्बत थी, मगर सच तो ये था कि उसे एंजल के एहसास से मोहब्बत थी। एक वही तो था जिसकी बातें उसे नए सिरे से हील करती थीं। अनमोल? सामने से मैसेज आया था और साथ बेताबी और बेकरारी भरे इमोजीज भी भेजे गए थे, जो बता रहे थे कि उसके एंजल ने कितनी शिद्दत से उसका इंतज़ार किया है। कहाँ थी तुम? कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा। कहाँ गुम हो गई थी तुम? एक बार भी अपने एंजल की याद नहीं आई? क्या बस यही तुम्हारी मोहब्बत थी, या फिर मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बना रही थी तुम मुझे? दूसरी तरफ से बेचैनी और गुस्से भरे मैसेजेस पढ़ते वो मुसलसल रो रही थी। नहीं, मेरी मोहब्बत को गाली मत दें। मैंने सच्ची मोहब्बत की है आपसे, मगर किस्मत ने मेरे साथ इतना भयानक मजाक किया है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। उसने धुंधलाई आंखों से मैसेज लिखकर सेंड किया। क्या हुआ ऐसा? मुझे बताओ अनमोल। तुमने तो कहा था कि हम मिलेंगे, मगर तुम मुझे मिली ही नहीं। दूसरी तरफ से पूछा गया। वो तब की बात कर रहा था जब उसने एंजल को अलमीर समझकर अपनी शादी वाले दिन पार्लर में बैठकर मैसेज किया था कि अब मुलाकात एक ही बार होगी, वो भी आमने सामने। मेरी शादी हो गई एंजल, मनाम ने लिख कर भेजा। दूसरी तरफ से मैसेज सीन हो चुका था, लेकिन जवाब नहीं आया। मैं खुश नहीं हूँ एंजल, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं जब जब हालात को कबूल करने की कोशिश करती हूँ, एक नई आजमाइश मेरी ज़िंदगी में आ जाती है, लेकिन अब मुझ में हौसला नहीं है कुछ भी बर्दाश्त करने का। मनाम ने रोते हुए मैसेज सेंड किया। ये मैसेज भी सीन हो चुका था, मगर जवाब तक नहीं आया था। मुझ में अब ये सब बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है एंजल, मुझे मुझे आपसे मिलना है। मनाम ने फिर से मैसेज किया। वो उससे मिलना चाहती थी, उससे मिलकर उससे बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है और कुछ सालों बाद क्या होने वाला है। वह लाजमी उस पर यकीन करता, क्योंकि मनाम को उस पर पूरा भरोसा था, उस पर जिसके बारे में वो ये जानती भी नहीं थी कि। लेकिन ये भरोसा तब टूटा जब एंजल की तरफ से मैसेज आया। तुम धोखेबाज हो, लड़कों को अपने जाल में फंसाकर हमदर्दियाँ बटोरती हो। तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुम पर कभी यकीन नहीं करूँगा। ये मैसेज मनाम का मुंह चढ़ा रहा था। आंसू बहना रुक गए, जबकि चेहरे पर बेयकीनी सी बेयकीनी थी। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका एंजल ये बात कह सकता है, या शायद उसकी मोहब्बत ये सुनकर ख़त्म हो गई कि वो अब शादीशुदा है, या फिर वो महज टाइम पास कर रहा था। खोए खोए अंदाज में सोचती वो मज़ीद रोती चली गई। और फिर काफ़ी देर तक रोकर अपना गम गलत करती रही, और जब थक गई तो आंसू पोंछकर उठी और कमरे की जाने बढ़ी। उसकी आखिरी उम्मीद उसका एंजल था, और अब वो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये तय था कि सच्ची मोहब्बत मनाम की किस्मत में ही नहीं थी, और उसे अब अपनी सारी ज़िंदगी समझौते की बिना पर ही गुजारनी थी। वो कमरे में आई तो मिल्हान करवट बदले सो रहा था। फ़ोन एक साइड पर रखा हुआ था और उसकी तरफ का लैंप बंद था। बेड के दरमियान में तकियों की दीवार थी। मनाम ने अपना फ़ोन साइड टेबल पर रखा और फिर अपनी साइड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसने अपना दिल मार दिया था और अब वो कभी भी मोहब्बत का मुंह नहीं देखने वाली थी। उसे अब अपने लिए जीना था और एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना था। सुबह के वक्त वो दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचे थे। मिल्हान संजीदा सा नाश्ता कर रहा था, जबकि मनाम राबिया बेगम के साथ छोटी मोटी बातें करती नाश्ता कर रही थी। वो अपने फैसले से बेहद मुतमईन थी और अब उसने सोच लिया था कि वो कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं देगी, ना ही मोहब्बत के नाम पर ख़ुद को बर्बाद करेगी। मिल्हान उसे जब छोड़ता तब तक वो अपना एक नाम बना चुकी होती, और फिर उसे किसी भी बात की फ़िक्र ना होती, और सबसे बड़ी बात यह कि ज़िंदगी का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। यही सोचकर वो मुतमईन थी कि शायद उसकी ज़िंदगी बहुत कम हो और वो वक्त आने से पहले ही वो मर जाए। आज सुबह जब वो उठी थी तो उसी साइड पर थी जिस पर सोई थी, और दरमियान में तकिए भी वैसे ही तरतीब से पड़े थे जिस पर उसने सुकून का सांस लिया था। मिल्हान और उसके दरमियान कोई बात ना हुई थी, इसके बात के बावजूद कि दोनों दोस्त बन चुके थे। मनाम ने भी उसको मुखातिब करने की कोशिश ना की, मगर नीचे तभी आई जब मिल्हान तैयार हो गया।
ओके मॉम डैड, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मिल्हान मसरूफ़ से अंदाज में कुर्सी से घसीट कर उठ खड़ा हुआ। मनाम किसके साथ जाएगी यहान? यूसुफ साहब ने अचंभे से इस्तफसार किया तो मिल्हान की निगाह मनाम पर पड़ी, जो खुद भी सवालिया निगाहों से उसे ही देख रही थी। ऑफ कोर्स मेरे साथ डैड, मनाम चलें, मुस्कुराकर कहता वो उन दोनों से मुखातिब हुआ। यह अलग बात थी कि वो भूल चुका था कि मनाम को भी यूनिवर्सिटी जाना था। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। खूबसूरत से प्रिंटेड 3 पीस सूट में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सर पर सूट के हम रंग हिजाब किया हुआ था, जबकि कंधों पर चादर थी। मिल्हान ने ब्लैक ड्रेस पैंट पर नेवी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो काफ़ी वजीह लग रहा था। बालों को नफासत से सेट किया गया था। अल्लाह हाफिज़, वो दोनों उनको मुश्तरका आवाज़ में कहते बाहर निकल गए। कितने अच्छे लगते हैं ना साथ में दोनों, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, आमीन। राबिया बेगम ने कहा तो यूसुफ साहब भी ज़ेर लब आमीन कहकर नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। तुम्हारी जान को किससे ख़तरा है? गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ रवां दवां थी जब मिल्हान ने संजीदगी से मनाम से पूछा। मालूम नहीं, शायद ताई जान और जज्बा, या फिर रानिया और मेरी साबका सास। मनाम ने धीमे लहजे में जवाब दिया तो वो उलझा। जज्बा और उसकी मामा का समझ में आता है, मगर रानिया तो तुम्हारी दोस्त थी, वो या उसकी मामा क्यों ऐसा करेंगी? मिल्हान ने अचंभे से इस्तफसार किया। क्योंकि अलमीर की मामा मुझे अलमीर की मौत का ज़िम्मेदार समझती हैं। उन्हें लगता है कि अलमीर की मौत मेरी मनहूसियत की वजह से हुई, जबकि रानिया को भी यही लगता है। और इसके अलावा भी एक वजह है जिसकी वजह से वो मुझसे नफरत करती है। मनाम ने गहरा सांस भरकर कहा तो मिल्हान को हैरत हुई कि एक पढ़ी लिखी खातून होने के बावजूद भी वो ऐसी सोच रख सकती हैं। दूसरी कौन सी वजह है? मिल्हान ने सामने सड़क पर नज़र जमाते हुए पूछा। मून भाई। रानिया मून भाई से मोहब्बत करती थी, लेकिन मून भाई मुझे चाहते थे और मुझसे शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। रानिया को लगता था कि अलमीर के बाद अब मून भाई मुझसे शादी कर लेंगे, इसलिए शायद वो मुझे मरवाना चाहे। मनाम ने संजीदगी से बताया। तो तुमने मून भाई से शादी क्यों नहीं की? उनके पास भी वापस जा सकती थी तुम। मिल्हान ने अगला सवाल किया तो वो फीका सा मुस्कुराई। मून भाई मेरे लिए सगे भाइयों से बढ़कर थे। फिर उनसे शादी करके मैं कैसे रिश्ते के तकद्दुस को पामाल कर देती और उस घर में वापस कैसे जाती जहाँ से बेइज्जत करके मुझे रुखसत किया गया था? मनाम ने कहा तो वो गहरा सांस भरकर सर हिला गया, मगर वो ये उलझ चुका था कि कौन उससे इस हद तक नफरत करता है कि उसे मरवाने की कोशिशें की जा रही हैं। वो उसकी वक्ती ही सही मगर बीवी थी और यूसुफ साहब ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, तो उसे ही अब मनाम की हिफाजत करनी थी। बाकी के रास्ते में उनकी कोई बात नहीं हुई थी। मिल्हान गाड़ी पार्क करने लगा तो वो उसे बताकर अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया। गाड़ी पार्क करके वो अपने डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया था, वहाँ जहाँ अक्सर वो आहद के साथ बैठता था और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक आहद वहाँ बैठा हुआ था। मगर उसकी हालत देखकर मिल्हान को हैरत हुई थी। वह हमेशा नक्सक से तैयार रहता था, मगर अब उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, शर्ट पैंट से बाहर थी और आंखें बेतहाशा सुर्ख और मदोरम हो रही थीं। वो सीधा उसके पास गया जो सर झुकाए न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। कहाँ थे तुम कल? मैंने इतना फ़ोन किया मगर तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया, क्यों? मिल्हान ने उसके पास बैठते ही इस्तफसार किया तो वो सर उठाकर खाली खाली निगाहों से उसे देख कर रह गया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आहद ने मिल्हान के चेहरे से नज़र हटाकर धीमे लहजे में कहा। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मिल्हान ने उससे बाद में पूछने का सोचकर कहा तो आहद चौंक कर उसे देखा। क्या? आहद ने पूछा। पहले तुम बताओ, मिल्हान ने कहा। पहले तुम, आहद ने इसरार किया। चलो हमेशा की तरह इकट्ठे बताते हैं, मिल्हान ने कहा तो वो सर हिला गया। ऐसा मौका जब भी आता था तो वो 1 2 3 कहकर इकट्ठे ही अपनी बात बोल देते थे। मिल्हान ने 1 से लेकर 3 तक गिनती की और फिर वो दोनों इकट्ठे बोल उठे। मेरा निकाह हो गया। दोनों ने एक वक्त कहा, मगर जैसे ही दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आई, दोनों का मुंह खुल गया। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चल मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।